स्टूडेंट, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बायोलॉजी क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर था गैसेस एक्सचेंज, उसकी जो एक्सरसाइज थी उसके शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व कराए थे। और इस एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हम जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व करने को। तो लॉन्ग क्वेश्चन तो 5 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हमें दिए गए हैं सोल्व करने को। उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट मेजर्स वुड यू टेक टू अवॉइड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब इसका मतलब होता है कि रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी कि रेस्पिरेशन जो सिस्टम है उसमें जो खराबियाँ, उसमें जो नुक्स आते हैं उनसे बचने के लिए हमें कौन से इक़दामात लेने चाहिए, हमें कौन से स्टेप लेने चाहिए। तो उसका आंसर मैं यहाँ पर लिख दिया है। तो उसका आंसर यह होगा कि फॉलोइंग मेजर्स वी शुड टेक टू अवॉइड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। यानी कि जो नीचे जो दिए गए हैं स्टेप मेजर्स इक़दामात वो हमें लेने चाहिए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बचने के लिए। कौन कौन से इक़दामात लेने चाहिए हमें? सबसे पहले हमें वी शुड नॉट स्मोक, हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, हमें सिगरेट नहीं पीने चाहिए। उसके बाद वी शुड डू एक्सरसाइज डेली, हमें क्या करना चाहिए? हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो स्टेप है वो क्या है? वी शुड गेट रेगुलर चेकअप्स, हमें क्या करना चाहिए? हमें डेली रेगुलरली जो क्या होता है चेकअप्स करवाने चाहिए। उसके बाद वी शुड ईट हेल्दी फूड, हमें क्या करना चाहिए? हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। और उसके बाद लास्ट वाला जो स्टेप है वो ये है कि वी शुड लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट, हमें क्या करना चाहिए? हेल्दी इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, उस इन्वायरमेंट में रहना चाहिए जहाँ पर क्या हो? पॉल्यूशन ना हो। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल इलस्ट्रेशन। यानी कि हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करना है? हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करना है विद द सुइटेबल इलस्ट्रेशन। यानी कि हमें एक खाके के साथ एक मुनासिब खाके यानी कि एक मुनासिब डायग्राम बनाकर इसको क्या करना है? इसको बयान करना है। तो सबसे पहले ये जो अंश इसका था उसको मैंने बयान कर दिया है, तो आप इसको पढ़ लें। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम इसका डायग्राम बनाकर ही इसको समझ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अंश में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिम्मेदार है, जिम्मेवार है किसके लिए? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें क्या होता है? गैसेस की एक्सचेंज होती है, गैसेस का तबादला होता है। दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन सी गैसें? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन बॉडी सराउंडिंग, यानी कि पूरे जिस्म के सराउंडिंग, पूरे जिस्म में क्या होता है उनका? वो क्या होती हैं? गैसेस सराउंड होती हैं। द बॉडी कांट स्टोर ऑक्सीजन। अब यहाँ पर एक लॉजिक है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है? वो ऑक्सीजन को स्टोर नहीं कर सकती। इसलिए क्या होता है? सो इट इज द वाइटल प्रोसेस एंड इट इज अकर्स ऑल द टाइम। तो इसीलिए ये क्या होता है? ये हर वक्त होता रहता है। जैसे कि और कुछ प्रोसेस हैं जो हर वक्त नहीं होते, लेकिन ये हर वक्त इसलिए होता रहता है क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो स्टोर नहीं कर सकती ऑक्सीजन को। इसलिए अगर हमारी बॉडी ऑक्सीजन को स्टोर करके रख देती तो ये हर वक्त सांस लेने की हमें ज़रूरत ही ना पड़ती, हम दिन में 1 या 2 मरतबा सांस लेते हैं। उसके बाद द बॉडी टेक्स अप ऑक्सीजन एंड पासेज इट टू द होल बॉडी थ्रू ब्लड। अब जैसे कि मैंने इससे पहले वाली पॉइंट में बताया था कि सारे जिस्म में क्या होता है?
ऑक्सीजन सराउंडिंग करती है। तो यहाँ पर भी यही जो सेम बात है वो कही जा रही है। द बॉडी टेक्स अप ऑक्सीजन, बॉडी क्या करती है कि ऑक्सीजन को लेती है और सारी बॉडी में क्या करती है, ऑक्सीजन को सराउंड करती है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको, रेस्पिरेटरी सारे सिस्टम को हमने टू मेजर पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से पार्ट? सबसे पहला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि ऊपर वाला रेस्पिरेटरी पार्ट, और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि नीचे वाला रेस्पिरेटरी पार्ट। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। वो किस किस पे मुश्तमिल होता है? वो मुश्तमिल होता है नोज पे, फेरिंग्स पे एंड लेरिंग्स पे। अब नोज क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स क्या होता है, ये कहाँ पर होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये हम खाके में डायग्राम बनाकर ही देख लेंगे। उसके बाद एंड द लोअर पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है वो कंसिस्ट होता है किस पे, लंग्स पे, ट्रेकिया पे, ब्रोंकस पे, ब्रोंक्यूल्स पे एंड एल्वेलाई पे। तो ये थी इसकी इलस्ट्रेशन, ये किया हमने इसको डिस्कस। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे डायग्राम बनाकर हम समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले अपर पार्ट, अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या क्या आ जाता है? अपर रेस्पिरेटरी पार्ट जो है उसमें आ जाता है, ट्रैक्ट में आ जाता है ये नोज, और नोज के अंदर ये जो दो सुराख होते हैं इसे कहा जाता है नोस्ट्रल। और उसके अलावा इसमें आ जाती है क्या, इसमें आ जाती है ये नसल कैविटी, इसको कहा जाता है नसल कैविटी। और उसके बाद यहाँ पर होती है, इसको कहा जाता है फेरिंग्स। और उसके बाद यहाँ पर ये जो होती है ये वाली, इसको कहा जाता है लेरिंग्स। अब ये जो नोज होते हैं, ये जो नोस्ट्रल, नसल कैविटी, ये सारा कुछ आ जाता है नोज में। अब इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, डस्ट को ट्रैप करते हैं। ये डस्ट को यानी कि हवा को, जो ऑक्सीजन आती है वहाँ से, उसको साफ करके आगे पहुँचाते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होगा, ये हवा को साफ करते हैं। उसके अलावा उसके बाद जो दूसरा आ जाता है फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स क्या है, ये फेरिंग्स ओनली उन क्या है, पाथ है, रास्ता है जहाँ से ये गुजरती है। उसके बाद लेरिंग्स क्या है, एसेंशियल है फॉर द स्पीच, एसेंशियल यानी ज़रूरी है किसके लिए, स्पीच के लिए। ये क्या करता है, ये आवाज़ को पैदा करता है, इसको वोकल कार्ड भी कहा जाता है, वोकल कार्ड। तो ये क्या था, ये था अपर पार्ट किसका, अपर पार्ट था रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके बाद हम आ जाते हैं लोअर पार्ट पर। अब लोअर पार्ट कंसिस्ट होता है किस पर, हमने पढ़ा था, ट्रेकिया पर कंसिस्ट होता है, ट्रेकिया जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और कंसिस्ट होता है किस पर, ब्रोंकस पर, ब्रोंकस। और कंसिस्ट होता है कहाँ पर, लंग्स पर। इन दोनों को कहा जाता है लंग्स, ये वाला लंग्स और ये भी सारे का सारा लंग्स। और हमने पढ़ा था तीसरा ये कंसिस्ट होता है ब्रोंक्यूल्स पर। ब्रोंक्यूल्स क्या होती है, ब्रोंक्यूल्स, ये जो ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस जब डिवाइड होता है तो इसको कहा जाता है ब्रोंक्यूल, इसको कहा जाता है ब्रोंक्यूल। अब मजीद जब ब्रोंक्यूल डिवाइड होती है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल में, प्राइमरी ब्रोंक्यूल जो होती है वो डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंक्यूल में। सेकेंडरी ब्रोंक्यूल वो डिवाइड होती है किसमें, वो जाके जब एक बैलून लाइक छोटी छोटी स्ट्रक्चर बनाती है, उन स्ट्रक्चर को कहा जाता है एल्वेलाई, जिसको हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सरफेस भी कहते हैं। तो
ये था लोअर पार्ट। तो आई होप कि दूसरा क्वेश्चन जो था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था? हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा था कि प्रूव विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हमें क्या करना है? प्रूव करना है, साबित करना है दैट CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान बाहर निकलती है। ये हमें क्या करना है? ये हमें करना है प्रूव विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि हमें तजर्बे की हेल्प से क्या करना है? प्रूव करना है। अब तजर्बा यहाँ पर हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है हमारे पास चीज़ें, तो हम इस वजह से तजर्बा लाइव तो नहीं कर सकते। हमने यहाँ पर अंश लिखा हुआ है कि उसके बाद मैं आपको समझा भी देता हूँ कि कैसा तजर्बा होता है। आपने लैम वाटर देखा होगा, चूने का पानी, जिससे जो होती है हमारी दीवारों को लगाया जाता है जो चूना, वही उसी पानी की बात हो रही है। तो उस पानी में, अब उस पानी की एक खासियत है, जब भी वो पानी क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें आ जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करता है तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है सफ़ेद। तो उस वजह से उसी बात के बुनियाद पे हमने क्या किया? एक तजर्बा किया। कौन सा तजर्बा? तो हमने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड इफ पास्ड थ्रू लैम वाटर टर्न्स इट मिल्की। ये वही वाली बात हो गई जो मैंने आपको बताई कि कार्बन डाइऑक्साइड जब भी गुजारी जाती है लैम वाटर से तो वो क्या हो जाती है? ट्रांस कर लेती है मिल्की में। जब वो गुजारी जाती है तो वो सफ़ेद बन जाती है, मिल्की यानी कि खीर जैसी बन जाती है। दिस इज एविडेंट, ये क्या है? एक सबूत है थ्रू एक्सपेरिमेंट के जरिए दैट व्हेन अ एक्सेल्सियर पास्ड थ्रू द लैम वाटर, यानी कि जब भी एक एक्सियल यानी सांस के जरिए जब बाहर निकाली हुई जो हवा होती है उसे एक्सियल एयर कहा जाता है। हमने पढ़ा नहीं था कि एक्सेल इनहेल यानी अंदर लेना, एक्सेल यानी बाहर निकालना, तो उसको कहा जाता है। तो एक्सेल एयर पास थ्रू द लैम वाटर, जब भी हम एक्सेल एयर यानी कि सांस में से जो बाहर निकाली हुई एयर है उसको क्या करेंगे? लैम वाटर में पास करेंगे, लैम वाटर से गुजारेंगे, तो क्या होगा? द लैम वाटर टर्न्स मिल्की। लैम वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। बट व्हेन अ एटमॉस्फेरिक एयर, यानी कि जब भी जो माहौल वाली एयर होती है उसको हम क्या करेंगे? इस पास्ड थ्रू लैम वाटर, जब उसको हम लैम वाटर के थ्रू पास करेंगे तो क्या होगा? द लेटर रिमेन्स अनचेंज। तो क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? लैम वाटर अनचेंज होगा, लैम वाटर में कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस को एक्सेल करते हैं, जब हम सांस को रिलीज करते हैं, निकालते हैं अपने जिस्म में से, तो क्या होता है? उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड आती है, क्योंकि लैम वाटर जो हो रहा है वो सफ़ेद हो रहा है। क्यों सफ़ेद हो रहा है? लैम वाटर इसलिए सफ़ेद हो रहा है क्योंकि लैम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है? रिएक्ट कर रही है विद द लैम वाटर, और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके रिजल्ट में हो रहा है हमारा जो लैम वाटर वो सफ़ेद हो रहा है, और सफ़ेद में वो क्या कर रहा है? ट्रांस कर रहा है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो इसको भी नोट कर लें। उम्मीद कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है द एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन इन मैन। एक आदमी में हमें क्या करना है? वेंटिलेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो वेंटिलेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन हम कैसे करते हैं? तो वेंटिलेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैंने उसका अंश लिख दिया है। अ प्रोसेस इन विच, एक अमल जिसके जरिए, जिसमें क्या हो? द ऑक्सीजन रिच एयर इज डायरेक्टली सप्लाइड टू द ट्रेकिया। ऑक्सीजन क्या की जाए? डायरेक्टली ट्रेकिया को सप्लाई की जाए थ्रू अ ट्यूब, एक ट्यूब की मदद से।
इंसर्ट द माउथ, वो ट्यूब क्या किया जाए, वो माउथ में अंदर डाला जाए, अप टू द विंड पाइप, एक विंड पाइप जो उस माउथ के अंदर डालकर ट्रेकिया में डाली जाए। बाय अ मशीन, एक मशीन के जरिए। दैट मशीन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, उस मशीन को क्या कहा जाएगा, उस मशीन को कहा जाएगा आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, उस मशीन को कहा जाता है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। उम्मीद कि आप सबको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पर। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई स्मोकिंग इज डेंजरस, स्मोकिंग जो है वो डेंजरस क्यों है, हाउ इट इज रिलेटेड विथ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, और पूछ रहा है कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से कैसे रिलेटेड है, यानी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इसकी वजह से कैसे होते हैं। तो इसका जो आंसर था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसका आंसर क्या बनेगा, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर ह्यूमन सिस्टम। स्मोकिंग क्या है, डेंजरस है किसके लिए, ह्यूमन सिस्टम के लिए। बिकॉज, क्यों, इट इफेक्ट्स लंग्स, ये क्या करती है, लंग्स को इफेक्ट करती है। हैवी स्मोकिंग कैन डैमेज, जो ज्यादा स्मोकिंग क्या कर सकती है, कैन डैमेज द हार्ट एंड ब्लड वेसल। ज्यादा स्मोकिंग क्या कर सकती है, हार्ट को भी डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, ब्लड वेसल्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और उसके बाद हमने लिखा है कि नॉन स्मोकर्स आर आल्सो इफेक्टेड बाय स्मोकिंग, यानी कि वो इंसान, वो शख्स जो कि स्मोकिंग करता ही नहीं, जो कि सिगरेट पीता ही नहीं, तंबाकू नोशी करता ही नहीं, वो भी इससे इफेक्टेड हो सकता है। कैसे, if they spend much time in the room with people who are smoking, अगर वो क्या करें, अगर वो उन लोगों के साथ रूम में वक्त गुजारे जो कि स्मोकर हैं, जो कि स्मोकिंग करते हैं, इट इज इस वजह से क्या हो सकता है, इस वजह से उन लोगों को भी इससे नुकसान हो सकता है, इससे डैमेज हो सकता है जो कि स्मोकिंग नहीं करते। उसके बाद हमने लिखा है कि इट इज रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड है। कौन कौन से, लाइक इस्थमा से ये रिलेटेड है, नमूनिया से ये रिलेटेड है, लंग कैंसर से ये रिलेटेड है, एम्फीसिमा से ये रिलेटेड है, वगैरह वगैरह। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट सी था वो होता है पूरा। उम्मीद कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।